आपको लगता है कि जो झारखंड को लेकर स्पेसिफिकली इन्होंने कहा वो सुपर हाइपोथेटिकल नजर आता है? दूसरा, ये जो अजित पवार वाला केस है, बीच में इस तरीके की बातें हुई थी कि भाई बड़े नाराज हैं अजित पवार, आपको याद होगा वो बैठक हुई थी और उसके बाद सवाल पूछे गए कि कोई नाराजगी है क्या। बीजेपी ने उसका पूरी तरीके से खंडन किया, लेकिन क्या नतीजों के बाद भी कोई ऐसी संभावना जिसका 0.1% चांस भी है, या ये सिर्फ कह ही जा रही बातें हैं कि बस कहने को कह लेते हैं? देखिए, महाराष्ट्र की यदि हम बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे कमजोर कड़ी है उद्धव ठाकरे और अजित पवार। कमजोर कड़ी इसलिए है कि महाविकास अघाड़ी में उद्धव ठाकरे जी का प्रदर्शन को लेके कांग्रेस और शरद पवार दोनों आशंकित हैं, जिस तरह का उनका पूरा रुख रहा। और इधर भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे को भी पता है कि अजित पवार का प्रदर्शन कोई बहुत अच्छा रहने वाला नहीं है। अब इसलिए अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि चाचा शरद पवार जी ने फिर से कार्ड खेल दिया है इमोशनल का। और मराठा आंदोलन के समय पर जो सारा घटनाक्रम हुआ, उसके चलते मराठा वोट अजीत पवार के साथ जाने की बजाय कहीं ना कहीं शरद पवार के साथ जाना बेहतर समझेंगे। तो इसलिए अजीत पवार के पास मान लीजिए यदि वापसी हुई और शरद पवार के साथ जाएंगे भी, तो भी एनसीपी में अब अजीत पवार की वो पोजीशन नहीं रहने वाली है। ये अजीत पवार को भी पता है। हाँ। इसलिए अजीत पवार कोशिश करेंगे कि हम भारतीय जनता पार्टी के महायुति में ही बने। तो आपको लगता है कि शरद पवार का जो रिटायरमेंट काइंड ऑफ ऐलान था, उसमें सुप्रिया सुले के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन उनकी नजर में है, क्योंकि वो तब रही जब अजित पवार छोड़कर चले गए? पूर्णिमा जी, सुप्रिया जी के लिए ही शरद पवार जी ने बहुत रणनीतिक तरीके से 3 जो एनसीपी के प्रमुख चेहरे थे उनको खलनायक बना दिया। अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल। ये तीनों कहीं ना कहीं सुप्रिया जी के लिए थ्रेट साबित हो रहे थे, क्योंकि सीनियरिटी थी इनकी। और उसमें सबसे बड़े थ्रेट थे अजीत पवार। अजीत पवार ने क्लियर भी किया कि हमको भाजपा के साथ गठबंधन बनाने के लिए शरद पवार जी ने भेजा। ठीक है। तो ये सबसे बड़ा मूल विषय ये है कि यदि अजीत पवार फिर वापसी करते भी हैं तो भी अब सुप्रिया अप रहेंगी, अजीत पवार डाउन रहेंगे। तो यदि अजीत पवार चाहेंगे कि 2, 4, 10 सीट जो भी मिलेगी उसको लेके हम महायुति में दी रहे तो हमको डिप्टी सीएम मिलेगा, लेकिन शरद पवार के साथ यदि हम गए तो मुझे मिलने की संभावना खाली हाथ रह जाएंगे। ठीक है, मैं चाहूंगी कि 30-30 सेकंड, ताकि मैं सभी मेहमानों से एक क्लोजिंग कमेंट ले सकूं, क्योंकि जाहिर है कि नतीजे के दिन का इंतजार रहेगा। दुष्यंत जी, आप कुछ काउंटर रखना चाह रहे थे सर? कोशिश कीजिएगा 30 सेकंड में प्लीज सम अप करेंगे। अनम्यूट भी कर, हाँ सब बोलिए जी। हमें पूरे इस विश्लेषण में मनोज जरंगे पाटिल और जो मराठा आंदोलन है उसको भी बारीकी से देखना पड़ेगा कि वो वोट कहाँ गए। क्या वो महायुति के साथ गए या महाविकास अघाड़ी के साथ गए, वो भी एक डिसाइडिव फैक्टर है। ये भी परिणाम के दिन पे पता चलेगा और उसका भी एक मराठा आंदोलन का परिणाम में एक बड़ा रोल होने वाला है। ठीक है। और जैसा आपने कहा और साथी ने भी कहा कि अजीत पवार के लिए मुझे नहीं लगता महाविकास अघाड़ी में अब कोई जगह बची है। सुप्रिया सुले जी लीडर हैं और वो एनसीपी की सर्वमान्य। ठीक है, पॉइंट टेकन। के शर्मा सर, आरएसएस मेरा जो कहना है कि जो महाराष्ट्र में जो बटेंगे तो कटेंगे, और जिस तरह से ओवैसी ने जो ये 15 मिनट बाकी है और इस तरह का जो माहौल को क्रिएट किया गया, वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए चुनाव के जो तुष्टीकरण, जो वोटों की राजनीति का जो कहा जाता है, वो यदि उसमें सक्सेस पाया जाएगा और वो जो यूपी से जो चला था ये रेलगाड़ी, वो जाके कहीं ना कहीं वो फायदा महाराष्ट्र में देगा। और रही झारखंड की बात, तो झारखंड में कल्पना सोरेन और चंपई सोरेन ये वहां के जो मेन आपको जो मैजिक साबित होंगे। ठीक है, और टाइमर रखेंगे साथ ही टीम से रिक्वेस्ट करूंगी। संजय कृष्णा जी 30 सेकंड। देखिए, महाराष्ट्र में जो चुनाव के नतीजे आपको 23 तारीख को देखने को मिलेंगे, वो अगर क्लियर एनडीए की तरफ जाता है तो बड़ी शांति से वहाँ सब कुछ स्टैब्लिश्ड हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं जाता है, अगर हम महाविकास अघाड़ी को सीटें मिलती हैं और आती हैं, तो वो अगले पूरे 5 साल डगमग की गाड़ी चलने वाली है। वहाँ पे कुछ बहुत अच्छे तरीके से होने वाला नहीं, क्योंकि 3 पावर सेंटर हो जाएंगे और उनकी आपस की लड़ाई में ही सारा मामला उलझा रहेगा। अब हम अगर झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड में मामला बिल्कुल कांटे की टक्कर का है, 50-50 का। इसमें मुझे जहाँ तक लगता है कि निर्दलीय की भूमिका सरकार बनाने में बहुत अहम रहने वाली है। अगर 2-3 निर्दलीय भी जीत के आते हैं
तो वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे किसी की भी सरकार बनाने पिछले में। कुछ चुनावों में जो बीजेपी की स्ट्रैटेजी रही है वो निर्दलियों के पर्सपेक्टिव से बहुत बेहतर और उस पॉइंट पर नजर आई है जहां पर वो निर्दलियों को साथ लेकर बीजेपी निर्दलियों को बहुत अच्छे तरीके से निर्दलियों के साथ अपनी साठगांठ बिठा सकती है और बहुत अच्छे तरीके से उनको लेकर चलना जानती है। तो बीजेपी के लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा उन लोगों के साथ चल पाना। संजय द्विवेदी जी, देखिए, जो मुझे लग रहा है, जो शिंदे ने एक बात कह दी मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, और चुनाव से 2 दिन पहले कहा उन्होंने, तो जो जरांगे जी हैं वो चूंकि फडणवीस से नाराज हैं और इनसे जुड़े हुए थे शिंदे जी से, तो अगर ऐसी कोई बात हुई, मुख्यमंत्री ये नहीं बन रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि उनका पूरा वोट बैंक महाविकास अघाड़ी को मिल जाए। ये मेरा अपना मत है। दूसरा मत मेरा है, इनका 30 साल से वो एक सीट जीत रहे थे उपचुनाव में, और वहाँ विधायक की डेथ हुई, उनकी पत्नी खड़ी हुई, तो शिंदे से लेके फडणवीस जी सबने जोर लगा दिया। लेकिन चूंकि वहां पे कांग्रेस का प्रत्याशी जीता, क्योंकि वोट हमारा डाइवर्ट हुआ, कांग्रेस प्रत्याशी को मिला। तो मैं वही स्टेटिस कह रहा हूँ कि अगर हमारा वोट बैंक डाइवर्ट होता है, तो जिस तरह से मैं लोकसभा चुनाव में जीत मिली है, और इनके जो इस तरह के फैक्टर्स हैं, जैसे सिंधी, भारत भूषण जी, भारत भूषण जी प्लीज। देखिए, गठबंधन ऐसा चौंकाने, मेरे भाई ने इशारा कर दिया है कि मुख्यमंत्री किनको बनाना है, और चौंकाने वाला सब गठबंधन होगा। अभी एक दूसरे के विरोधी हैं, हो सकता है नतीजा के बाद दोनों साथ सरकार बने, क्योंकि उसको चाहिए झारखंड, और मुख्यमंत्री कोई बने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन भाई ने हमारा इशारा तो बता दिए हैं वहाँ पर कि कौन बनेगा सीएम, हो सकता है, और नहीं पर बहुमत होगा तो राष्ट्रपति शासन लागू होगा, बहुमत किसी को नहीं मिलेगा। ठीक है।